क्या बद्रीनाथ में लखपत बुटोला को गणेश गोदियाल का सहारा है और मंगलौर में काजी निजामुद्दीन के लिए इमरान मसूद ही काफ़ी हैं? या फिर यूं कहा जाए कि करतार सिंह बढ़ाना ने मंगलौर में काजी निजामुद्दीन को उलझा दिया है और बीएसपी का असर इस बार कैसा दिखाई दे रहा है? और क्या कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा हरियाणा के 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में ही उलझ कर रह गई हैं या संसद तक ही रह गई हैं? उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसकी खबर वो सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही ले रही हैं। फिर क्यों कांग्रेस को चुनाव आयोग के दरवाजे जाना पड़ रहा है? दोस्तों नमस्कार। दिनों के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आज बात करेंगे उत्तराखंड में 2 सीटों के उपचुनाव की। पहले बात बद्रीनाथ की कर लेते हैं। बद्रीनाथ से जिस अंदाज में चुनाव की रिपोर्टिंग आ रही है या वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि अपने तरीके से लखपत बुटोला का चुनाव गणेश गोदियाल उसी अंदाज में लड़ रहे हैं जिस अंदाज में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिस चुनाव में वो हार जरूर गए थे लेकिन जिस तरह मुद्दों को छुआ था और गढ़वाली में लोगों से कम्युनिकेट करके एक खास तरह का भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, उसी अंदाज में लगातार वो राजेंद्र भंडारी के राज खोल रहे हैं। और जिस अंदाज में वो लगातार हमलावर हैं कि राजेंद्र भंडारी ने किस तरह से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पीठ में छुरा घोंपा और वो बीजेपी में चले गए और बहुत सारी बातें वो राजेंद्र भंडारी के मंत्री बनने से लेकर के तमाम जनता के बीच रख रहे हैं और एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल लखपत बुटोला की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बाद राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस हरा पाएगी, या फिर जिस अंदाज में बीजेपी की ताकतवर टीम राजेंद्र भंडारी के पीछे खड़ी हो गई है, शुरू में जो विरोध और जो एक तरह से भीतरघात की चर्चाएं आ रही थी उन पर करीब करीब बीजेपी काबू पा गई है। और अब क्या समझा जाए कि राजेंद्र भंडारी लखपत बुटोला के मुकाबले लड़ाई में भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी लड़ाई में लखपत बुटोला कमजोर न पड़े, क्या उस लिहाज से कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस उपचुनाव को तवज्जो दे रहा है? या आप जानते हैं लगातार अखबारों में भी इसकी रिपोर्टिंग हो रही है कि जो कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा हैं वो वर्चुअल माध्यम से जरूर हालचाल और हालात ले रही हैं, टेलीफोन के जरिए पता कर रही हैं कि लखपत बुटोला का बद्रीनाथ में चुनाव किस तरह का चल रहा है और काजी निजामुद्दीन मंगलौर में किस अंदाज में कितनी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। उससे ज्यादा कुमारी शैलजा को उत्तराखंड के लिए फुर्सत नहीं है क्योंकि हरियाणा से वो लोकसभा की सांसद चुनी गई हैं। और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बात यह कि हरियाणा में बमुश्किल 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और जिस अंदाज में हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा की लड़ाई पिछले 2 ढाई दशक में देखी गई है, उसी अंदाज में जब किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की तो कम से कम उनका समर्थन करती दिखाई दी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करती दिखाई दी। तो क्या समझ रहा है कि उनका स्टेक हरियाणा में ज्यादा लगा हुआ है, उसके मुकाबले जो उनको जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर उत्तराखंड की दी गई है उसको सिर्फ वो वर्चुअल माध्यम तक सीमित रख रही हैं कि वर्चुअल माध्यम से तमाम दिग्गज नेताओं से जुड़ करके कुछ जरूरी निर्देश दे देना और एक फीडबैक ले लेना, यहां तक वो कर पा रही हैं। इसके मुकाबले जब अगर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का की जो रणनीति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहा जा रहा है कि करतार सिंह बढ़ाना को अगर मंगलौर से टिकट मिला है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ दुष्यंत गौतम जो बीजेपी के प्रभारी है उनकी भी रही है। वो लगातार नामांकन से लेकर के लगातार बैठकों से लेकर के दिल्ली में भी वो तस्वीर हमने देखी जब बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ भी उत्तराखंड के तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम सांसद बैठे थे और उसमें एक चर्चा बद्रीनाथ और मंगलौर को लेकर भी हुई है। यानी बीजेपी उत्तराखंड की 47 सीटों पर कब्जा करके वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। उसके बावजूद जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बीएसपी की सीट मंगलौर है तो कांग्रेस की सीट बद्रीनाथ है, लेकिन बीजेपी के जानकार अब बता रहे हैं कि रणनीति यह है कि दोनों सीटों को यानी कांग्रेस से बद्रीनाथ और बीएसपी से मंगलौर को झटक लिया जाए।
तो क्या समझा जाए कि जिस अंदाज में बीजेपी चुनाव लड़ती है, वो कठिन से कठिन और देखते असंभव से दिखने वाले नतीजे को लेकर के आक्रामक रणनीति बनाती है। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 370 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 270 पार भी नहीं जा पाती है और 240 पे अटक जाती है। बावजूद उसके जिस अंदाज में बीजेपी हरियाणा के फरीदाबाद से करतार सिंह भड़ाना को लेकर के मंगलौर में आई है, उनको वहां टिकट देकर चुनाव में झोंका गया है। और ये सभी लोग जानते हैं, कम से कम वो लोग जानते हैं जिन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद से लेकर के और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में खतौली में जिस अंदाज में भड़ाना बंधुओं ने चुनाव विधानसभा और लोकसभा के लड़े हैं विभिन्न दलों से, आरएलडी से लेकर बीएसपी दूसरे दलों से, उससे समझा जा सकता है कि वो संसाधन पूरी तरह से झोंक देते हैं। और एक साउथ इंडियन जो पॉलिटिक्स होती है, वहां जिस अंदाज में पैसे का बोलबाला ज्यादा रहता है नॉर्थ के मुकाबले, उस अंदाज में भड़ाना बंधु चुनाव लड़ते हैं। और जिस अंदाज में कांग्रेस ने चुनाव आयोग आकर के जो अपनी एक तरह से शिकायत की है, वो यही बताती है कि क्या जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जिस अंदाज में शराब और दूसरे संसाधनों को झोंका जा रहा मंगलौर में, उसके मुकाबले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं जिन पे बीजेपी के स्टिकर लगे हुए हैं, और जिस तरह से लोगों को प्रभावित करके चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने की करतार सिंह भड़ाना कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। और कम से कम भड़ाना के जो पिछले चुनाव आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसी अंदाज में संसाधनों को वो झोंक देते हैं। तो एक सवाल जहां बीजेपी पर यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी को मंगलौर में कोई मजबूत नेता, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था जिसे चुनाव लड़ाया जाता। और पिछले दिनों देहरादून में, क्योंकि इस पे बड़ी चर्चा हो रही, पिछले दिनों देहरादून में एक जगह चर्चा भी चलते हुए सुनाई दी गई कि अगर करतार सिंह भड़ाना सत्ताधारी बीजेपी जो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड की सत्ता में काबिज है, उसका टिकट लेने में कामयाब रहते, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि 5 विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तराखंड में हुए हैं, 5 विधानसभा के चुनाव में मंगलौर से बीजेपी हारती रही है, एक बार कांग्रेस, 4 बार बीएसपी यहां से चुनाव जीतती है। लेकिन अगर करतार सिंह अब उपचुनाव है, प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज है और उत्तराखंड का ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा हाट को छोड़ करके यही है कि ज्यादातर उपचुनाव यहां सत्ताधारी दल ही जीतता है। और जिस तरह से यूपी में भी पिछले समय हमने देखा था कि रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी जो गढ़ समाजवादी पार्टी के समझे जाते थे, वहां से लोकसभा के उपचुनाव जीत लेती है। तो क्या उसी अंदाज में बीजेपी काम कर रही है? करतार सिंह भड़ाना उसी अंदाज में मंगलौर में ताकत को झोंके पड़े हुए हैं। और जिस तरह से ये सवाल उठ रहा है बीजेपी पे कि जब करतार सिंह भड़ाना टिकट लेकर के बीजेपी का 47 विधायकों वाली पार्टी का टिकट लेकर के आ सकते हैं, तो क्या वो चुनाव अगर जीत गए तो धामी कैबिनेट में मंत्री भी बनेंगे? 4 पद खाली है हरिद्वार की, अभी तक धामी कैबिनेट में नहीं, राज्य मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भी उठ रही हैं। इस बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा जाता है कि क्या ऐसी मजबूरी बीजेपी की थी कि वो करतार सिंह भड़ाना को लेकर आई है। लेकिन अब समझ आ रहा है कि बीजेपी ने ये निर्णय क्यों लिया होगा, क्योंकि जिस ताकत के साथ संसाधन बढ़ाना झोंक सकते हैं, वैसा शायद दूसरा कोई नेता हरिद्वार जिले में बीजेपी को मिल पाता। उस लिहाज से अब कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि करतार सिंह भड़ाना को शायद टिकट देकर के बीजेपी ने इस बार यहां बड़ा उलटफेर करने का, इतिहास रचने का मन बनाया हुआ है। और अब जिस तरह कांग्रेस भागी भागी चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए पहुंची है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आंगनबाड़ी वर्कर से लेकर के जो सस्ते राशन की गल्ले की दुकान वाले हैं उनका दुरुपयोग तक किया जा रहा, तो उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं करतार सिंह भड़ाना का खेल वहां पे एक तरह से मजबूत नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां घिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर मंगलौर की ही आप बात करेंगे तो मंगलौर का सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि वहां बीएसपी का हाथी किस तरफ करवट लेता है, चुनाव ही उधर ही जीत नजर आती है। क्योंकि आप जानते हैं जहां 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार बीएसपी ने चुनाव जीता है, 2 बार तो काजी निजामुद्दीन बीएसपी के टिकट पर ही वहां से चुनाव जीते, तो उसके बाद 2012 में वो कांग्रेस में आए चुनाव, उसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पे हार गए थे, 2017 में चुनाव वो जरूर जीते थे। क्या समझा जाए कि जिस तरह से हाजी सरबत करीम अंसारी का जिस अंदाज में वहां अपनी एक बिरादरी में एक अच्छा खासा रसूख रहा है और सबसे बड़े नेता के तौर पर रहे हैं, इसीलिए वो बीएसपी का गढ़ भी माना जाता रहा,
अब उनके जाने के बाद उनका सहानुभूति का वोट उनके बेटे जो बीएसपी के प्रत्याशी उबैदुर रहमान है उनको मिलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि 22-25 हज़ार के आसपास अंसारी बिरादरी का वहाँ वोट है, वो एक मुश्त होकर के अब तक हाजी सरबत करीम अंसारी के पक्ष में लामबंद होता रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वो 19 अप्रैल को वो जो बिरादरी का वोट था वो बिखराव की तरफ दिखाई दिया, और या फिर यूं समझिए कि बीएसपी से हट करके वो कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होता दिखाई दिया, क्योंकि चुनावी लड़ाई तब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी, यानी मोदी को सत्ता में लाओ या मोदी को सत्ता से हटाओ की लड़ाई में तमाम जो अंसारी वोटर यानी बीएसपी का वोटर था वो बड़ी तादाद में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करता है। यही वजह है कि जो सीट जो विधानसभा क्षेत्र बीएसपी का गढ़ रहा वो मात्र वहाँ 5,500 वोट बीएसपी के प्रत्याशी को मिल पाते हैं, जमील अहमद को। ये बताता है, यही काजी निजामुद्दीन के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीते हैं, उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है, वो उनके नामांकन में भी शामिल हुए थे। पर्दे के पीछे से पूरी जो व्यू रचना मंगलौर चुनाव के ऐसा बताया जाता है कि उनका उसमें पूरा दखल है। और अब यहां तक भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से करतार सिंह भड़ाना है, गुर्जर बिरादरी से आते हैं और अच्छा खासा गुर्जर और जाट वोट इस सीट पर है मंगलौर पे, कोशिश ये कर रही है कांग्रेस भड़ाना की काट में। अब ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को, जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस में बड़े रसूख वाले नेता हैं, उनको वहां कैंपेन के आखिरी दौर में वहां चुनाव में झोंका जाएगा। कोशिश यहां तक भी की जा रही है कि जो हरियाणा से, रोहतक से बड़ी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्हें भी जाट वोटों को प्रभावित करने के लिए उनको भी वहां लाया जाए, या फिर किसी राजस्थान से किसी दूसरे जाट नेता को वहां लाया जाए। इस तरह की रणनीति भी कांग्रेस कैंप में बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इस बार बीजेपी भले 5 विधानसभा चुनाव में जो वजह रही हो, लेकिन इस बार मंगलौर के चुनाव को बीजेपी करो या मरो के अंदाज में, यानी जीतने के अंदाज में चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह से बीजेपी के रणनीतिकारों से हमने बात की तो लगातार उनका ये तर्क रहा है कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव में अक्सर मंगलौर को हम उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाए, लेकिन अब सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव है। और लगातार बीजेपी की रणनीति यह है कि अगर मुस्लिम 2 मजबूत कैंडिडेट यहां से लड़ते हैं तो बीजेपी शर्तिया तौर पर इस सीट को जीत सकती, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ अगर उबैदुर रहमान बीएसपी के कैंडिडेट को दलित वोट शिफ्ट हो जाता है, अगर वो अंसारी बिरादरी के अपने वोट, परंपरागत वोट को लेकर के चले जाते हैं, तो उसके बाद में जो मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होता है तो उसके बाद करतार सिंह भड़ाना के लिए जीत की संभावना बन सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस की भी रणनीति यही है कि जो मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, उसमें बिखराव ना हो। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो बिरादरी का वोट था वो बंटने की बजाय एक तरह से पूरा मुस्लिम वोट और एक बड़ा दलित वोटों का चंक है वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया था, वो इस बार वहां होगा क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस अपने कैंपेन में इस चीज को शामिल कर रही है कि दरअसल बीएसपी यहां भी, जिस तरह यूपी में बीएसपी ने चुनाव लड़ा, इसी तरह से बदली हुई परिस्थितियों में यहां लड़ाई कांग्रेस भी दिखाने की कोशिश करेगी कि यहां लड़ाई दरअसल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ही है। बीएसपी इस लड़ाई में अपने गढ़ में अब एक तरह से लड़ाई में पिछड़ चुकी है, और जो बीएसपी को वोट जाएगा वो बीजेपी को ताकत दे सकता है। ये कहीं ना कहीं रणनीति है। तो लगातार बीजेपी की भी ये रणनीति है कि जो बीएसपी का परंपरागत वोट है वो अगर बीएसपी की तरफ शिफ्ट होता है या उधर की तरफ चला जाता है, जो लोकसभा चुनाव में नहीं जा पाया था, बाकी विधानसभा चुनाव में ऐसा होता रहा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो 32,000 से ज्यादा वोट काजी निजामुद्दीन को मिलते हैं, 32,600 से ज्यादा वोट मिलते हैं सरबत करीम अंसारी को, जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, मात्र 600 वोटों से चुनाव जीते थे। तो बीजेपी की रणनीति है कि जो मुस्लिम दलित वोट है उसमें बिखराव वो कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस के पक्ष में लामबंद ना हो। तो कांग्रेस की रणनीति है कि जो जाट और गुर्जर वोटर हैं और दूसरे जो हिंदू वोटर हैं उनको करतार सिंह भड़ाना से उनमें उनका बंटवारा किया जाए, और जो बीएसपी की तरफ जो अब तक जो मुस्लिम वोट जाता रहा है, दलित वोट जाता रहा है, उसको कांग्रेस के फोल्ड में रखा जाए जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव में रहा था। तो कुल मिलाकर बेहद इंटरेस्टिंग लड़ाई हो गई है मंगलौर की। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहता है, लेकिन जब मंगलौर की लड़ाई को लेकर के हम बीजेपी नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो एक नेता ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप जानते हैं कि स्वामी यतीश्वरानंद यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो पूरी ताकत झोंके पड़े थे। पहले वो लोकसभा का टिकट लेना चाह रहे थे हरिद्वार से, लेकिन वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिल जाता है। उसके बाद ये कहा जा रहा था, क्योंकि पिछली धामी कैबिनेट में वो मंत्री भी बने थे और मुख्यमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं, इस बार उनकी कोशिश थी कि मंगलौर उपचुनाव में उनको टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। अलबत्ता उनको वहां से एक तरह से चुनावी कमान
ज़रूर सौंप दी है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर वहाँ पे विधानसभा के पालक बनाए गए हैं तो वो पार्लियामेंट में अभी फिलहाल व्यस्त है, सत्र जब तक संसद का चलेगा। लेकिन स्वामी को वहाँ से एक तरह से एक जिम्मेदारी दी गई है। तो किसी ने ये भी कहा है कि अगर आप बिल्ली को दूध की रखवाली का काम दे देंगे तो नतीजे क्या हो सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी होने वाला है? ये अपने आप में एक तरह से किसी ने मजाक मजाक में ये चीज़ कही है, लेकिन बेहद दिलचस्प है मंगलौर की चुनावी लड़ाई। और कांग्रेस को लेकर के कांग्रेसी कैंप से ये खबर भी आ रही कि कांग्रेस नेतृत्व ने, खासतौर पर प्रभारी ने ही अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा नहीं है कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को। ये भी जानकारी आ रही है कि जो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से पार्टी फंड से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था कांग्रेस प्रत्याशियों को, वो भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहाँ करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ राजेंद्र भंडारी चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ काजी निजामुद्दीन और लखपत बुटोला चुनाव लड़ रहे हैं। संसाधन अपने बूते कांग्रेस के प्रत्याशियों को लगाने पड़ेंगे और चुनावी लड़ाई में बने रहना पड़ेगा। यानी बेहद दिलचस्प है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे जो ट्रैक है कि सत्ताधारी दल उपचुनाव जीतता है वो गड़बड़ाए। और ख़ास तौर पर बीजेपी का ज़्यादा फोकस मंगलौर को लेकर भी है। वो चाहती है कि वो इतिहास बनाए मंगलौर में, जो 5 चुनाव में नहीं हो पाया वो इस बार वहाँ पर मंगलौर में मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में होता हुआ दिखाई दे। यानी बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं दोनों उपचुनाव। लेकिन देखना पड़ेगा कि जो आखिरी जो हफ्ता बचेगा कैंपेन का, यानी कि 3-4 जुलाई के बाद का जो कैंपेन का जो असली वहाँ पर देखने को नज़ारा रहेगा, कांग्रेस किन किन को वहाँ उतारती है और बीजेपी की तरफ से किस तरह से वह ताकत झोंकी जाती है। लेकिन बेहद दिलचस्प हो गया है मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव। तो के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।